नमस्कार। सुपर स्टडी द विजन में आपका स्वागत है। आज फिर हम बात करेंगे दक्षिण भारत के इतिहास की। इससे पहले हमने एक वीडियो दक्षिण भारत के इतिहास का कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने वातापी के चालुक्य, वेगी के चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य और पल्लव वंश के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज जो हम जानकारी प्राप्त करेंगे वो राष्ट्रकूट वंश और चोल वंश के बारे में बात करेंगे, क्योंकि विशेषतः इन वंशों से प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। खासकर सिविल सर्विस परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं। तो शुरू करते हैं राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश दक्षिण भारतीय राजनीति को लगभग 200 वर्ष तक प्रभावित करता है। 8वीं शताब्दी से ये शुरू होता है और ये जो राष्ट्रकूट वंश है, राष्ट्रकूट वंश चालुक्य जो वंश थे उनके अवशेषों पर ये जो है राष्ट्रकूट वंश की स्थापना हुई थी और इनका अंत भी चालुक्य वंश की एक शाखा कल्याणी की शाखा के द्वारा इनका अंत हुआ था। तो ये जो वंश था राष्ट्रकूट वंश, ये वातापी के चालुक्य और कल्याणी के चालुक्य के मतलब बीच का जो टाइम पीरियड है उस समय ये वंश रहा है। इस वंश का जो संस्थापक था वो दंती दुर्ग था, जो चालुक्यों का सामंत थे। जो राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी वो मान्यखेड़ थी। प्रश्न यहां से बनता है राष्ट्रकूटों की राजधानी कौन सी थी, तो मान्यखेड़। इनकी जो भाषा थी वो कन्नड़ भाषा थी और राज चिन्ह गरुड़, इन्होंने राज चिन्ह के रूप में गरुड़ प्रतीक को अपनाया था। और देखो दंती दुर्ग ने प्रतिहारों से मालवा को जीत लिया था और इसे जीतने के उपलक्ष्य में ही इसने उज्जैन में एक बहुत बड़े यज्ञ को संपन्न किया था। उस यज्ञ का नाम था हिरण्य गर्भाधान महोत्सव। इस यज्ञ का नाम था, जिस यज्ञ में जो प्रतिहार शासक था उसने द्वारपाल का कार्य किया था। ठीक है। दंती दुर्ग के बाद जो नेक्स्ट राजा बनता है उसका नाम होता है कृष्ण प्रथम, जो दंती दुर्ग का चाचा होता है। कृष्ण प्रथम ने भी दंती दुर्ग की तरह ही उपाधियां धारण की थी। मैं उपाधि बता देता हूं। दंती दुर्ग की भी महाराजा धीराज, परमेश्वर, सेम उपाधि जो है कृष्ण प्रथम ने धारण की थी, महाराजा धीराज और परमेश्वर। लेकिन इसने खास काम किया था, इसने एलोरा का एक प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कराने वाला कौन था? राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम था, जिसने जो एलोरा की गुफा है, एलोरा की गुफा वास्तव में कहाँ है? वो है महाराष्ट्र में, औरंगाबाद में। और यहीं पर अजंता की भी गुफाएं हैं। अजंता की जो टोटल गुफाएं हैं वो 29 है, लेकिन जो एलोरा की गुफाएं हैं वो 34 है। और उन्हीं गुफा में से जो गुफा संख्या 16 है, उसी 16 संख्या जो गुफा नंबर है उसमें कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था कृष्ण प्रथम ने, जो द्रविड़ शैली का बना हुआ है और इसे यूनेस्को में भी शामिल किया गया है। तो एलोरा की जो 34 गुफाएं हैं उनमें 1 से लेके 12 तक जो गुफाएं हैं वो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, और जो 13 से लेके 29 तक है वो हिंदुओं से संबंधित हैं, और जो 30 से 34 तक है वो जैन धर्म से संबंधित है। कृष्ण प्रथम के बाद जो शासक बनता है वह बनता है ध्रुव। ध्रुव भी एक महान शासक होता है और ये वही ध्रुव है जिसने त्रिपक्षीय संघर्ष में पहली बार हिस्सा लिया था, जिसमें पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट शासकों ने त्रिपक्षीय संघर्ष किया था कन्नौज के लिए। तो उसमें हिस्सा लेने वाला राष्ट्रकूट वंश का सबसे पहला शासक था और इसने पाल वंश के शासक धर्मपाल और प्रतिहार शासक वत्सराज को युद्ध में पराजित भी किया था। इसने राज चिन्ह के रूप में, ध्रुव ने राज चिन्ह के रूप में गंगा और यमुना को प्रतीक के रूप में जो है राज चिन्ह के रूप में प्रयोग किया था। ध्रुव के बाद जो राष्ट्रकूट वंश का शासक बनता है वह बनता है गोविंद द्वितीय। वो एक अयोग्य शासक होता है, इसलिए उसके बारे में पढ़ना कोई जरूरी नहीं है। उसके बाद गोविंद तृतीय राष्ट्रकूट वंश का शासक बनता है, जो 793 ईस्वी से 814 ईस्वी तक शासन करता है, जिसके विजय अभियान, ऐसा कहा जाता है कि इसने हिमालय तक विजय अभियान किया था और संजन ताम्रपत्र अभिलेख में इसके विजय अभियानों की जानकारी मिलती है। किसके? गोविंद तृतीय के। गोविंद तृतीय के बाद इस वंश का जो सबसे महान शासक हुआ है वह हुआ है अमोघ वर्ष। कौन सा? अमोघ वर्ष, जो 814 ईस्वी से 878 ईस्वी तक शासन करता है। अमोघ वर्ष के गुरु थे जिनका नाम था जिनसेन, क्योंकि ये जैन धर्म का अनुयायी था। ये खास बात है, जैन धर्म का अनुयायी था और इसके जो गुरु थे वह थे जिनसेन, जिन्होंने एक आदि पुराण नामक ग्रंथ की रचना की है। कौन से ग्रंथ की?
आदि पुराण नामक ग्रंथ की रचना की है? तो यहां से प्रश्न बन जाता है, ठीक है। और ये हिंदू देवी देवताओं को भी बहुत मानता था, लक्ष्मी का बहुत बड़ा भक्त था ये। इसने एक बार लक्ष्मी को अपने मतलब उंगली काटकर भेंट चढ़ा दी थी। बहुत प्रसिद्ध विद्वान भी रहा था। इसी क्रम में इसने कन्नड़ भाषा में कविराज मार्ग और प्रश्नोत्तर मलिका की रचना की है। यहां से प्रश्न बना है कि कौन ऐसा राष्ट्रकूट वंश का शासक था जिसने कविराज मार्ग की रचना की थी? तो वह था अमोघवर्ष। अमोघवर्ष की पुत्री का नाम था चंद्रवाला। चंद्रवाला ने रायचूर दोआब पर भी शासन किया था कुछ समय तक। इसकी पुत्री, यहां से भी प्रश्न बन जाता है, इसकी पुत्री ने रायचूर दोआब पर कुछ समय तक शासन किया था। फिर इस वंश का जो नेक्स्ट शासक आता है वह आता है इंद्र तृतीय। इंद्र तृतीय 915 से 927 ईस्वी तक शासन करता है। और इसका जो समकालीन शासक होता है वह कौन होता है? आपको पता होगा, महीपाल। क्योंकि इसके समय में अल मसूदी आया था, और अल मसूदी जब आया था वो इससे पहले जो प्रतिहार शासक था महीपाल, उधर महीपाल प्रतिहार शासक था और इधर ये कौन था? इंद्र तृतीय। ठीक है, क्योंकि पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट ये आपस में समकालीन ही थे, क्योंकि इनमें त्रिपक्षीय संघर्ष हो रहा है कन्नौज के लिए। तो इसका जो शासक था इंद्र तृतीय, ये प्रतिहार शासक महीपाल का समकालीन था, क्योंकि महीपाल के समय में ही अलमसूदी आया था और इधर इंद्र तृतीय के समय में ही अलमसूदी आया था। वही अलमसूदी वहां भी आया था और इसके समय में भी आया था। इस वंश का जो अंतिम शासक होता है वह होता है कर्कद्वितीय, जिसकी हत्या करके तैलप द्वितीय चालुक्य वंश की स्थापना करता है। कौन सा वंश आ जाता है? चालुक्य वंश। ये चालुक्य वंश कौन सा वाला है? कल्याणी के चालुक्य, जिनके बारे में हम इससे पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो राष्ट्रकूट वंश के बारे में मैं थोड़ा और बता दूं। अगर राष्ट्रकूट वंश के प्रशासन की मैं बात करूं तो राष्ट्रकूट जो साम्राज्य था वो तीन मतलब श्रेणियों में विभाजित था, जिनमें जो श्रेणी थी राष्ट्र, विषय और भुक्ति। और इसके प्रधान को, राष्ट्र के प्रधान को क्या कहा जाता था? राष्ट्रपति कहा जाता था। और राष्ट्रकूटों के पास बहुत बड़ी संख्या में किले भी थे। राष्ट्रकूट शासक धर्म सहिष्णु थे। इन्होंने जैन, शैव और वैष्णव धर्म को संरक्षण दिया था, और साथ में इन्होंने मुसलमान व्यापारियों के लिए अपने यहाँ बसने और उनके धर्म के प्रसार करने को भी कहा था। तो यहां से भी ये प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है। और राष्ट्रकूट वंश की जो महिलाएं थी, तो अरबी लेखकों ने बताया है उनके बारे में कि वो अपने मुंह को नहीं ढकती थी। ठीक है, तो राष्ट्रकूट वंश की सामाजिक स्थिति थी जो मैंने आपको बताई। इसके बाद जो अगला हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं चोल साम्राज्य। काफी महत्वपूर्ण है, यहां से प्रश्न बनते हैं, चोल साम्राज्य से प्रश्न बनते ही बनते हैं। तो इस साम्राज्य का जो संस्थापक होता है वो विजयालय होता है, जो 850 से 875 ईस्वी तक शासन करता है। क्योंकि ये चोल साम्राज्य, जो चोल थे ये पल्लवों के सामंत थे। कौन थे ये? पल्लवों के सामंत। इनकी प्राचीन राजधानी उरेयूर होती है। कौन सी होती है? उरेयूर। लेकिन 9वीं शताब्दी में एक नई राजधानी बनती है, कौन सी? तंजौर, जिसे तंजावुर भी कहा गया है। इनकी जो भाषा थी वो भाषा थी तमिल। कौन सी भाषा थी? तमिल भाषा। और विजयालय ने तंजौर को जीतकर एक नई उपाधि धारण की थी, नरकेसरी। यहां से प्रश्न बना भी है कि चोल वंश का कौन शासक था जिसने नरकेसरी की उपाधि धारण की थी? तो वह था विजयालय। कौन था? विजयालय। नरकेसरी की उपाधि धारण की थी। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद जो शासक बनता है वो आदित्य प्रथम बनता है। आदित्य प्रथम के बारे में मैंने आपको बताया है कि जो आदित्य प्रथम होता है, इसने पल्लव शासक कीर्तिवर्मन को हराकर पूर्ण रूप से चोलों को स्वतंत्र कर दिया था। पल्लव शासक किसे हराया था इसने? कीर्तिवर्मन को हराकर चोलों को पूर्ण रूप से स्वतंत्र कर दिया था आदित्य प्रथम ने। और उसी क्रम में इसने एक उपाधि धारण की थी, कौन सी? कोंदाराम की उपाधि। कौन सी उपाधि धारण की थी? कोंदाराम की उपाधि। ठीक है, उसके बाद जो शासक बनता है वो बनता है परांतक प्रथम, जो 907 ईस्वी से 953 ईस्वी तक शासन करता है। और ये 915 ईस्वी में पांडे कौन सा? जो तमिलनाडु का क्षेत्र था, तमिलनाडु का
जो दक्षिणी क्षेत्र था वहां पर कौन सा वंश था? पांड्य वंश। और श्रीलंका नजदीक हुआ तो श्रीलंका की संयुक्त सेनाओं को, पांड्य और श्रीलंका की संयुक्त सेनाओं को किसने हराया था? परांतक प्रथम ने हराया था। और इसने इन्हें हराने के बाद ही उसने एक उपाधि धारण की थी, कौन सी? मदुरई कोण की उपाधि, मदुरई कोण की उपाधि धारण की थी। देखो यहां से काफी महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। ये महत्वपूर्ण क्यों बन जाता है? कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि तक्कोलम का युद्ध कब हुआ। जो तक्कोलम का युद्ध हुआ है वो 949 ईस्वी में हुआ है। कब हुआ है? 949 ईस्वी में। ठीक है, किस किस के बीच हुआ ये भी महत्वपूर्ण बन जाता है। ये राष्ट्रकूट शासक होते हैं कृष्ण तृतीय और गंग वंश के शासक मिलकर चोलों पर आक्रमण कर देते हैं, जिस युद्ध में चोल परास्त हो जाते हैं। ठीक है, कौन से युद्ध में परास्त होते हैं? तक्कोलम के युद्ध में। ठीक है, इसके बाद परांतक प्रथम के बाद जो नेक्स्ट शासक बनता है वह बनता है राजराज प्रथम, जो 985 से 1011 ईस्वी तक शासन करता है। और इस वंश का सबसे प्रभावशाली शासक होता है राजराज प्रथम। इसने महेंद्र पंचम, जो श्रीलंका का शासक होता है, महेंद्र पंचम को परास्त कर देता, हरा देता है। और वहां पर एक नगर होता है अनुराधापुर, उसे नष्ट कर देता है। उसके स्थान पर एक नई राजधानी, एक नए नगर का निर्माण करता है, पोलोनरुवा। क्या नाम है? पोलोनरुवा। जिसे दूसरा नाम जिसका जिसका जो दूसरा नाम है जनजात मंगलम भी कहा गया है इसे। और एक खास काम जो करता है, यहां से प्रश्न बना है। प्रश्न क्या बना है कि तंजौर में शिव का एक विशाल मंदिर का निर्माण करवाता है। तो तंजौर में शिव के विशाल मंदिर का निर्माण कराने वाला चोल वंश का कौन शासक था? तो उसका नाम था राजराज प्रथम। कौन था? राजराज प्रथम। और जो मंदिर है उसे क्या कहा जाता है? बृहदेश्वर मंदिर या राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, जो द्रविड़ शैली में बना है। द्रविड़ शैली पल्लवों के काल में विकसित हुई थी, ये आपको पता ही है। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो मंदिर है तंजौर में, जिसे राजराजेश्वर मंदिर कहते हैं, यहां से प्रश्न बने हैं। उसे किसने बनवाया था? राजराज प्रथम ने। ठीक है, इसके बाद इसका पुत्र आता है राजेंद्र प्रथम। तो राजेंद्र प्रथम जो 1012 से 1044 ईस्वी तक शासन करता है। देखो इधर आपको कुछ हल्का दिखाई दे रहा होगा, लेकिन मैं जितना बोल रहा हूं आप थोड़ा उस पर ध्यान दीजिएगा। तो राजेंद्र प्रथम ने श्रीलंका को अपने राज्य में मिला लिया था और उसने वहां के शासक महेंद्र पंचम को बंदी बना लिया था। और इसकी उपलब्धियों की जानकारी जो हमें मिलती है वो करंदई अभिलेख से मिलती है। और इसने पाल शासक महिपाल को भी पराजित किया था। और ये ऐसा चोल वंश का शासक था जिसने उत्तर भारत के गंगा तक विजय अभियान किया था। और जब इसने पाल शासक महिपाल को पराजित किया था तो वापस लौटते समय इसने उन पराजित जो शासक थे उन शासकों के सर पर गंगा जल से युक्त घड़ों को रखवा कर ये दक्षिण भारत लेके आया था। और कावेरी नदी के किनारे एक चोल गंगम तालाब की स्थापना करके उसमें उस गंगा जल को डलवा दिया था। और इसी विजय के उपलक्ष्य में इसने एक उपाधि धारण की थी, जिसकी उपाधि का नाम था, जो उपाधि थी उसका नाम था गंगई कोंड चोल। और ये बहुत बड़ा विद्वान भी था, इसलिए इसे पंडित चोल भी कहा गया। पंडित चोल किसे कहा गया है? राजेंद्र प्रथम को। और इसने कावेरी नदी के किनारे एक नई राजधानी का निर्माण किया था। उस नई राजधानी का नाम था गंगई कोंड चोलपुरम। राजेंद्र प्रथम के बाद जो अन्य शासक हैं चोल शासक, उनमें कुलोत्तुंग प्रथम, द्वितीय और तृतीय, इनके बारे में हम बताते हैं। तो कुलोत्तुंग प्रथम के समय में जो कुलोत्तुंग प्रथम था, इसने वेंगी वंश के विजयादित्य सप्तम को हटाकर वहां पर अपने पुत्र को वहां का राजा बना दिया था। और चोल चालुक्य वंश यहां से प्रारंभ हो जाता है। इसके समय में जो श्रीलंका था, श्रीलंका में विजय बाहु नाम का एक शासक था, उसने श्रीलंका को स्वतंत्र कर लिया था। और उसी के नेतृत्व में जब श्रीलंका स्वतंत्र हो गया था तो कुलोत्तुंग प्रथम ने उस श्रीलंका के विजय बाहु से वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए थे, जिसके चलते उसने अपनी पुत्री का विवाह विजय बाहु से कर दिया था। यूपीपीसीएस की प्री परीक्षा में प्रश्न कई बार पूछा गया है कि कौन चोल शासक था जिसने अपनी पुत्री का विवाह श्रीलंका के शासक के साथ किया था? तो उसका नाम था कुलोत्तुंग प्रथम, ना कि द्वितीय तृतीय। कुलोत्तुंग द्वितीय ने गोविंद राज की मूर्ति को तिरुपति मंदिर से निकलवाकर समुद्र में फेंकवा दिया था। लेकिन वहीं उसके दरबार में रहने वाला था एक रामानुजम ने उसे मंदिर को निकालकर पुनः तिरुपति मंदिर में स्थापित कर दिया था। क्योंकि जो चोल शासक थे वो शैव धर्म को मानने वाले थे,
लेकिन रामानुजम ये वैष्णव धर्म को मानने वाला था। लेकिन फिर भी इसे कुलोत्तुंग द्वितीय काफी प्रताड़ित करता है, इसे रामानुजम को। और कुलोत्तुंग तृतीय के बारे में मैं आपको ये यहां से एक प्रश्न मिला है कि इसका दरबारी कवि था कंबन। कंबन किसका दरबारी कवि था? कुलोत्तुंग तृतीय का। ये प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण बन जाता है, जिसने तमिल रामायण की रचना की थी। किसकी रचना की थी? तमिल रामायण की। चोल वंश का अंतिम शासक होता है राजेंद्र तृतीय। कौन होता है? राजेंद्र तृतीय चोल वंश का अंतिम शासक होता है, कोई इतना महान शासक नहीं होता। अगर हम चोल वंश की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्थाओं की बात करें तो राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्थाओं के बारे में हमें यह पता चलता है कि जो चोल शासक थे और जो उनकी रानियां थी, उनकी मूर्तियां मंदिरों में स्थापित करके उनकी पूजा की जाती थी। ऐसा चोल शासक की प्रशासनिक व्यवस्था से पता चलता है। और जो चोल साम्राज्य था, संपूर्ण साम्राज्य मंडलों या प्रांतों में विभक्त था, जिनकी जो संख्या थी वो 8 थी और जिन्हें मंडलम कहा जाता था। और जो मंडलम या मंडल, सबसे बड़ा जो इकाई होती थी साम्राज्य की, वो मंडल होती थी। मंडल से छोटी इकाई बलनाडु, बलनाडु से छोटी इकाई नाडु और नाडु से छोटी इकाई कोट्टम होती थी। तो ये चोल साम्राज्य की प्रशासनिक इकाइयां थी, जिनमें जो शासन करने वाले अधिकारी थे, जो उच्च अधिकारी होता था उसे पेरुंदम कहा जाता था, जो निम्न अधिकारी होता था या छोटा अधिकारी होता था उसे सेरुंदम कहा जाता था। यहां से प्रश्न बन जाता है कि चोल काल में जो उच्च अधिकारी होता था उसे क्या कहते थे? पेरुंदम, और छोटे अधिकारी को सेरुंदम। चोल साम्राज्य अपने स्थानीय स्वशासन, देखो स्थानीय स्वशासन का यहां शब्द आया है, मैं आपको बता दूं। स्थानीय स्वशासन की बात हमें गुप्त साम्राज्य के समय से मिलती है, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि सामंतों का उदय हो जाता है। लेकिन चोल शासक सामंतवाद को इतना आगे नहीं बढ़ने देते हैं, उस पर अंकुश लगाने की कोशिश करते हैं। इसलिए चोल शासकों ने स्थानीय स्वशासन की बात की है। लेकिन अगर हम आगे पढ़ते हैं कि भारत का कौन ऐसा गवर्नर जनरल था जिसने स्थानीय स्वशासन की बात की है, तो उसका नाम था लॉर्ड रिपन, जिसके हम पॉलिटी में उसके बारे में पढ़ेंगे। और लेकिन चोल साम्राज्य में स्थानीय स्वशासन की जो बात मिलती है वो उत्तर मैरूर के अभिलेखों से मिलती है। चोल साम्राज्य में हमें 3 प्रकार की ग्राम सभाओं का उल्लेख मिलता है, जिसे उर, सभा और नगरम कहते हैं। उर में सभी जाति के लोग रह सकते थे, जो एक गांव होता था उसमें सभी जाति के लोग रह सकते थे। और जो सभा थी उसमें सिर्फ ब्राह्मण लोग रह सकते थे, और जो नगरम था उसमें सिर्फ व्यापारी लोग रहते थे। सभा समितियों के माध्यम से कार्य करती थी और प्रत्येक समिति में 30 सदस्य होते थे, जिनका जो कार्यकाल है, जिनका जो समय है शासन करने का, वो 3 वर्ष होता था। मैंने यहाँ पर कुछ मेंशन किया है, कुछ समितियों के नाम जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जैसे कि जलाशय समिति को, पहली बात तो यह है कि जो समितियां होती थी उन्हें क्या कहा जाता था? वारियम कहा जाता था। जैसे जलाशय समिति को येरी वारियम, उद्यान समिति को तोट्टा वारियम और स्वर्ण समिति को पोन वारियम कहा जाता था। तो ये कुछ समितियां हैं, मैंने इनके बारे में आपको बताया है। वहीं अगर हम सामाजिक स्थिति की बात करें तो चोल काल में जो समाज था वो 2 भागों में विभाजित था, एक में ब्राह्मण और एक गैर ब्राह्मण। 2 प्रकार की औद्योगिक इकाइयों के बारे में मालूम पड़ता है हमें, वलंगई और इंडगई। स्त्रियों की जो स्थिति थी चोल काल में वो काफी हद तक अच्छी थी, और लेकिन यहाँ पर फिर भी दास प्रथा का प्रचलन था। आर्थिक स्थिति का मुख्य आधार कृषि था, व्यापार था, वाणिज्य था और शिल्प था। और साथ में जो मंदिर के आर्थिक क्रियाकलाप थे उनसे भी यहाँ की आर्थिक स्थिति पर प्रभाव पड़ता है। वहीं भूराज व्यवस्था जो कुल उपज का 1/3 भाग टैक्स के रूप में लिया जाता था, जिसे कदमई कहते थे। क्या कहते थे? कदमई। और ये नगद के रूप में भी हो सकता था और अनाज के रूप में भी हो सकता था। वहीं अगर हम कला की बात करते हैं, जो कला थी चोल काल की वो द्रविड़ शैली पर आधारित थी। कौन सी शैली पर? द्रविड़ शैली पर आधारित थी। और चोल काल की मंदिरों की जो विशेषताएं थी उसमें मंडप, गोपुरम और विमान तीनों उसमें जो है बनते थे। जैसे कि मंडप जो एक स्थापत्य कला है तो वह है नागर शैली से संबंधित। इसमें क्या होता है, मंडप में मंदिर से पहले का वह कक्ष जिसमें उपासक खड़े होते हैं, जो पूजा अर्चना के लिए अपना इंतजार कर रहे होते हैं या पूजा कर रहे होते हैं, बाहर वाले कक्ष में, मंदिर से बाहर वाले, उसे मंडप कहते हैं। गोपुरम, गोपुरम वह स्थान होता है, ये बहुत बड़े बड़े
जो है द्वार होते थे, और कभी-कभी ये इतने ऊंचे द्वार हो जाते थे कि जो मंदिर की स्थिति है वो इनसे भी छोटी होती थी और ये बहुत बड़े हो जाते थे। और ये दो प्रकार के होते थे। इनकी जो आकृति थी जो दो खंडों में बटा होता था। पहली आकृति जो ऊपर की होती थी वो गाय की तरह, गाय के सींगों की तरह होती थी, वैसे ही नाम से यहाँ लग रहा है गोपुरम, इसलिए वहां कहा जाता था। और कभी-कभी इतने ऊंचे हो जाते थे गोपुरम, तो इन्हें विमान कहा जाता था। तो ये स्थिति थी मंडप, गोपुरम और विमान की, जो चोल काल के मंदिरों की प्रमुख विशेषताएं रही हैं। वहीं अगर चित्रकला की बात करें तो जो बृहदेश्वर मंदिर है, बृहदेश्वर मंदिर पर चित्रकला, अजंता की चित्रकला का प्रभाव दिखाई देता है। और यहाँ पर एक चित्रकला और बनी हुई है जिसमें एक व्यक्ति को सर पर हैट पहने हुए दिखाया गया है और उसकी तुलना मार्को पोलो से की जाती है। वहीं चोल काल की अगर शिक्षा, साहित्य और धर्म की बात करें तो शिक्षा का माध्यम चोल काल में स्थानीय भाषा में ना होकर, आपको पता है चोलों की जो भाषा थी वो तमिल थी, तो चोलों की भाषा तमिल जरूर थी, लेकिन जो शिक्षा का माध्यम था वहां की ना स्थानीय भाषा थी ना तमिल थी, शिक्षा का माध्यम संस्कृत था। और चोल काल में वैष्णव और शैव धर्मों का बहुत प्रसार हुआ है, जिनमें अलवार और नैनार संत ने काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अलवार और नैनार संतों ने, यहां से भी प्रश्न महत्वपूर्ण बन जाता है कि अलवार और नैनार संत किस वंश से संबंधित थे, तो चोल वंश से संबंधित थे। और देखो मैंने अभी आपको बताया था कि चोलों ने सर्वाधिक जो है शैव धर्म को विशेष आश्रय दिया था। ये भगवान शिव को मानने वाले थे, जिसमें राजराज प्रथम ने जो बृहदेश्वर तंजौर का मंदिर है, जिसे बृहदेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, उसका निर्माण करवाया था। तो ये था दक्षिण भारत के इतिहास के बारे में, जिसमें हमने राष्ट्रकूट और चोलों के बारे में पढ़ा। ये दूसरी वीडियो है, इससे पहले हम जो है बेंगी के चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य और बातापी के चालुक्य, साथ में पल्लव वंश भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब तक हमने दक्षिण भारत का इतिहास, उत्तर भारत का इतिहास सब कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं मध्यकालीन भारत, जिसमें मोहम्मद बिन कासिम यानी अरबों का भारत पर आक्रमण। और एक तरफ हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान को, पॉलिटी की हमारी क्लासेस चलेंगी। तो मैं उम्मीद करता हूं ये आपके समझ में आया होगा, और आपकी परीक्षा की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण ये है ही। अगर आप एक दो बार इसे देखेंगे तो आपके आसानी से समझ में भी आ जाएगा और याद भी हो जाएगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक्स।